अध्याय 18 साइमन कमीशन का विरोध। भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति। वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी, किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम भारतीय विधिक आयोग था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन तथा सभी 7 सदस्य श्वेत थे। कालांतर में सर जॉन साइमन के कारण इसे साइमन आयोग के नाम से ही जाना जाने लगा। इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक उचित है तथा भारत इसके लिए कहाँ तक तैयार है। यद्यपि संवैधानिक सुधारों के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला कदम 1929 में उठाया जाना था, किंतु ब्रिटेन के तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी विपक्षी लेबर पार्टी से भयभीत थी तथा ब्रिटेन के सर्वाधिक बहुमूल्य उपनिवेश के भविष्य के प्रश्न को संभवतः सत्तारूढ़ होने वाली लेबर पार्टी के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी। कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी दल के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकनहेड का यह मानना था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधारों हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम हैं। फलतः इसीलिए उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। साइमन कमीशन ने जो संस्तुतियाँ प्रस्तुत की उन्हें 1930 में प्रकाशित किया गया। उनमें सुझाव दिया गया कि पहला, प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। तीसरा, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए, क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। भारतीय प्रक्रिया। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र जनारोष पैदा हो गया। भारतीय जनारोष का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को साइमन का सदस्य न बनाया जाना था। भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। चूँकि भारतवासी यह समझते थे कि भारत का संविधान भारतीयों को ही बनाना चाहिए, अतः कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को न लिए जाने से उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अंग्रेज भारतीयों को स्वशासन के योग्य नहीं समझते हैं। कांग्रेस की प्रक्रिया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर पर एवं प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। इस बीच नेहरू के प्रयासों से अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया। किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई, जबकि पंजाब में संघवादियों तथा दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय किया। जन प्रतिक्रिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। इसके बम्बई पहुंचते ही देश के सभी नगरों में हड़तालों एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। जहां कहीं भी साइमन कमीशन गया, उसका स्वागत काले झंडों तथा साइमन गो बैक के नारों से किया गया। केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। साइमन कमीशन के विरोध
विरुद्ध जनाक्रोश का सबसे प्रमुख तथ्य यह था कि इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया था तथा पहली बार राजनैतिक भागीदारी का अनुभव प्राप्त किया। युवाओं ने कमीशन के विरुद्ध किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा उससे क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। युवाओं की समितियां एवं सभाएं विभिन्न स्थानों पर सक्रिय रहीं। इसी चरण में जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस प्रमुख युवा राष्ट्रवादियों के रूप में उभरे। इन दोनों युवा राष्ट्रवादियों ने विभिन्न स्थानों के दौरे किए तथा विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। युवाओं में विरोध प्रदर्शन की चेतना उभरने से मौलिक समाजवादी विचारों के अंकुरण एवं विकास को उर्वर भूमि प्राप्त हुई, जिसका प्रभाव पंजाब नौजवान सभा, मजदूर एवं किसान दल तथा हिंदुस्तानी सेवा समिति कर्नाटक जैसे संगठनों में परिलक्षित हुआ। पुलिस का दमन। पुलिस ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों पर दमन का चक्र चलाया तथा कई स्थानों पर उसने लाठियां बरसाईं। यहाँ तक कि उसने वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा। जवाहरलाल नेहरू तथा जीबी पंत को लखनऊ में बुरी तरह पीटा गया। लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर तो लाठियों के संघातिक प्रहार किए गए कि वे बुरी तरह जख्मी हो गए। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव। भारतीय राजनीति में साइमन कमीशन की नियुक्ति के प्रभाव को दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला, इसने मौलिक राष्ट्रवादी ताकतों को जो पूर्ण स्वराज के साथ समाजवादी आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग कर रही थी और उत्तेजित कर दिया था। दूसरा, इसने लॉर्ड बिरकनहैम की इस चुनौती को कि भारतीय सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करके दिखाएं, मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे भारतीयों की इस अवसर पर असाधारण एकता प्रदर्शित हुई। वस्तुतः साइमन आयोग की घोषणा का भारतीय राजनीति पर दोहरा और कुछ परस्पर विरोधी प्रभाव पड़ा। इस जानबूझकर किए गए अपमान से सभी आहत हुए। सप्रू जैसे उदारवादी राजनीतिज्ञ और जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमान नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर डोमिनियन स्टेटस का संविधान बनाने का प्रयास किया, किंतु सांप्रदायिक मतभेदों ने 1928 के अंत तक ऐसे उदारवादी समूहों के संयुक्त मोर्चे को तोड़ दिया। लेकिन उस समय साइमन आयोग के बहिष्कार का आंदोलन जुझारू शक्तियों की तीव्र वृद्धि में सहायक हुआ। ये शक्तियाँ न केवल पूर्ण स्वाधीनता की अपितु समाजवादी दिशा में अनेक सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की भी मांग कर रही थी। नेहरू रिपोर्ट। 1928 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहैम ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण को चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर फरवरी एवं मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GI प्रधान, तेज बहादुर सप्रू उप समिति के अन्य सदस्य थे। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों का यह पहला बड़ा कदम था। अगस्त 1928 में इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट की सभी संस्तुतियों को एक मत से स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की मांग पर बहुमत था।
लेकिन राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी। वह डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा था। लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं: पहला, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। दूसरा, सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, जो कि अब तक के संवैधानिक सुधारों का आधार था। इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था हो। केंद्र एवं उन राज्यों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक में हो, उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित कर दिया जाए, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में नहीं लागू की जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों, जैसे पंजाब एवं बंगाल। तीसरा, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। चौथा, 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता तथा वयस्क मताधिकार जैसी मांगें सम्मिलित थीं। पाँचवां, केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। केंद्र में भारतीय संसद या व्यवस्थापिका के 2 सदन हों। निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की संख्या 500 हो। इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से हो। दूसरा, उच्च सदन सीनेट, इसकी सदस्य संख्या 200 हो। इसके सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष पद्धति से प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जाए। निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष तथा उच्च सदन का कार्यकाल 7 वर्ष का हो। केंद्र सरकार का प्रमुख गवर्नर जनरल हो, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाए। गवर्नर जनरल केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, जो कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इसका प्रमुख गवर्नर होगा, जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। नेहरू रिपोर्ट की छठी अनुशंसा: मुसलमानों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों को पूर्ण संरक्षण मिले। 7वां, पूर्ण धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना, राजनीति से धर्म का पृथकीकरण। 8वां, कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। 9वां, केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएं। 10वां, सिंध को बंबई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए। 11वां, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। 12वां, देशी राज्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। उत्तरदायी शासन की स्थापना के पश्चात ही किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाए। 13वां, भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। मुस्लिम एवं हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया: नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि प्रारंभिक अवसर पर रिपोर्ट के संबंध में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर धीरे धीरे अनेक विवाद उभरने लगे। प्रारंभ में दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया तथा एक प्रस्ताव पारित किया।
इस प्रस्ताव में सम्मिलित 4 मांगों को उन्होंने संविधान के प्रस्तावित मसौदे में सम्मिलित किए जाने की मांग की। दिसंबर 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया तथा इसे दिल्ली प्रस्ताव की संज्ञा दी गई। ये 4 मांगें इस प्रकार थी। पहला, पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाए, जिसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाए। दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाएं। तीसरा, पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएं। चौथा, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए। यद्यपि हिंदू महासभा ने 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों के गठन तथा पंजाब एवं बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया। महासभा का मानना था कि इस व्यवस्था से इन प्रांतों की व्यवस्थिकाओं में मुसलमानों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। उसने सभी के लिए समान व्यवस्था किए जाने की मांग की, किंतु हिंदू महासभा के इस रवैये से यह मुद्दा अत्यंत जटिल हो गया। दूसरी ओर मुस्लिम लीग प्रांतीय तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर अड़ी हुई थी। इस प्रकार दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये के कारण मोतीलाल नेहरू तथा रिपोर्ट से जुड़े अन्य नेता असमंजस में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि यदि मुस्लिम सांप्रदायिकवादियों की मांगें मान ली गईं तो हिंदू संप्रदायवादी अपना समर्थन वापस ले लेंगे। यदि हिंदुओं की मांगें मान ली गईं तो मुसलमान इस प्रस्ताव से अपने को पृथक कर लेंगे। बाद में नेहरू रिपोर्ट में एक समझौतावादी रास्ता अख्तियार कर निम्न प्रावधान किए गए। पहला, संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया जाएगा, किंतु मुसलमानों के लिए सीटें उन्हीं स्थानों पर आरक्षित की जाएंगी जहां वे अल्पमत में हैं। दूसरा, डोमेनियन स्टेटस की प्राप्ति के बाद ही सिंध को बम्बई से पृथक किया जाएगा। तीसरा, एक सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में किया गया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट के संबंध में 3 संशोधन प्रस्तुत किए। पहला, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाए। दूसरा, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तक पंजाब एवं बंगाल के विधान मंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। तीसरा, प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियां की व्यवस्था की जाए। मतदान होने पर सम्मेलन में जिन्ना की ये प्रस्ताव को ठुकरा दिए गए। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन में अलग हो गई तथा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी एवं आगा खां के धड़े से मिल गए। इसके पश्चात मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगें पेश की, जिसमें मूलतः नेहरू रिपोर्ट के बारे में उन्होंने अपनी आपत्तियां दोहराईं। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगें। पहला, संविधान का भावी स्वरूप संघीय हो तथा प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाएं। दूसरा, देश के सभी विधान मंडलों तथा सभी प्रांतों की अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। तीसरा, सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान की जाए। चौथा,
सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। 5वां, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए। 6, सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। 7वां, भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। 8वां, सिंध को बम्बई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। 9वां, किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। 10वां, सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। 11वां, अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं। 12वां, सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएं। 13वां, संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, वैयक्तिक विधि तथा मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण एवं अनुदान के लिए अवश्य प्रावधान किए जाएं। 14वां, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। नेहरू रिपोर्ट की संस्तुतियों से न केवल हिंदू महासभा, मुस्लिम एवं सिख समुदाय के अन्य लोग अप्रसन्न थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाला कांग्रेस का युवा वर्ग भी इससे खिन्न था। कांग्रेस के युवा वर्ग का मानना था कि रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक नकारात्मक कदम है। इसीलिए सर्वदलीय सम्मेलन में इन्होंने रिपोर्ट के इस प्रावधान पर तीव्र आपत्ति जताई। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा नेहरू रिपोर्ट में अंतर। पहला अंतर, साइमन कमीशन रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की गई थी। नेहरू रिपोर्ट के अंदर भारत को औपनिवेशिक स्वराज अति शीघ्र देने की सिफारिश की गई थी। दूसरा, साइमन कमीशन रिपोर्ट केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध कर रहा था। नेहरू रिपोर्ट केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश कर रहा था। तीसरा अंतर, साइमन कमीशन रिपोर्ट गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं कर रहा था। नेहरू रिपोर्ट गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया गया। चौथा अंतर, साइमन कमीशन रिपोर्ट सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश कर रहा था। नेहरू रिपोर्ट सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की सिफारिश कर रहा था तथा इसने मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का भी सुझाव दिया था। पांचवा अंतर, साइमन कमीशन रिपोर्ट नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं करता है, जबकि नेहरू रिपोर्ट नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की सिफारिश कर रहा था। छठा अंतर, साइमन कमीशन रिपोर्ट वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश नहीं करता है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश करता है। सातवां अंतर, साइमन कमीशन रिपोर्ट भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग तथा उच्चतम न्यायालय इत्यादि की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं करता है,
जबकि नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए उच्चतम न्यायालय, प्रतिरक्षा समिति और लोक सेवा आयोग इत्यादि की स्थापना की सिफारिश करता है। यह वीडियो आपको दिया जा रहा है definiteias.com की ओर से। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और आप हमारे वेबसाइट definiteias.com पर भी विज़िट करिए। धन्यवाद।